गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रासायनिक समीकरण। तो देखिए, रासायनिक समीकरण होता क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर यदि हम पदार्थों को उनके अणुसूत्रों के रूप में और प्रतीकों के रूप में उन्हें दर्शाएं या व्यक्त करें या अभिव्यक्त करें तो वो समीकरण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो वही परिभाषा यहाँ पर लिखी है मैंने कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बताया कि जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ठीक है, तो रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ये दोनों ही पदार्थ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, CO2 गैस बनती है, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि कार्बन C, ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। फिर देखिए अपना अगला जो टॉपिक है वो क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। इसको 1 नंबर का भी हो सकता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। अधिकतर इसका मार्क्स जो होता है वो कितना होता है? 1, ठीक है। कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो ये कहता है कि जितनी संख्या क्रिया कारकों में परमाणुओं की होगी उतनी ही संख्या बनने वाले उत्पादों में परमाणुओं की होगी। यानी कि दोनों तरफ क्या होंगे? बैलेंस होगी, ठीक है ना। जितने परमाणु क्रिया कारक की तरफ होंगे उतने ही परमाणु क्या होंगे? उत्पादों की ओर होंगे, ठीक है ना। यही ये नियम कहता है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें कि रासायनिक संयोजन के मूलभूत नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का भी निर्मित होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जितना द्रव्यमान किसका निर्मित होता है? अभिकारकों का, उतना ही क्या हो? उत्पादों का भी निर्मित होता है। वो कैसे होता है? देखिए जैसे मैं कहूँ कि कार्बन, ठीक है ना, संख्या कितनी है इसकी? 1। कितनी संख्या है? 1 संख्या है, ठीक है ना। और कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका परमाणु भार कितना होगा? 12। कार्बन का परमाणु भार कितना होगा? 12 होगा, अपने आवर्त सारणी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन, ठीक है ना, अकेला ऑक्सीजन होता तो परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी? 8, ठीक है ना। इसका 2 गुना कितना होगा? इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 16, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है कितने परमाणु? 2 परमाणु है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 × 2, तो कितना हो जाएगा इसका परमाणु भार? 32। कितना हो जाएगा? 32। भार कह दो या द्रव्यमान कह दो। फिर देखिए इधर कार्बन कितना है? 1 है, ठीक है। 1 है तो कितना होगा इसका परमाणु द्रव्यमान? 12। तो हम लिख देंगे 12 प्लस, ठीक है। इधर देखिए ऑक्सीजन का परमाणु भार अकेले का कितना था? 16, ठीक है ना। 2 है तो कितने हुए? 32, ठीक है ना। 16 × 2 कर दिया हमने, 32 हो गया। तो इधर भी कितने है? ऑक्सीजन 2 है तो इसका भी कितना होगा? 32। अब देखिए, अब इधर आप योग करके देखिए, 12 और 32 कितने होते हैं भैया? 44। कितने होते हैं? 44, ठीक है। और इधर देखिए 12 + 32 कितने होते हैं? 44, ठीक है ना। तो ये भार जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना ही द्रव्यमान उस समीकरण के अंदर उत्पादों का भी होगा। फिर अथवा में बताया मैंने कि कि क्रिया कारक के वह उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व की कुल परमाणु संख्या समान होती है, अतः लिखे हुए समीकरण को संतुलित करना क्या होता है? आवश्यक होता है। अब देखिए कि कैसे है परमाणु संख्या समान? कैसे है कि इधर कार्बन 1 था, इधर भी कार्बन 1 था, इधर ऑक्सीजन 2 थे, इधर भी ऑक्सीजन कितने थे? 2 थे। यानी कि परमाणु संख्या भी समान है और परमाणु द्रव्यमान भी क्या है? समान है, ठीक है। तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इंपोर्टेंट है, इसको उदाहरण के साथ में इसे लिखना है आपको, ठीक है। फिर देखिए अगला टॉपिक आता है अपना कि रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। तो मैं आपको यह बता दूं कि रासायनिक समीकरण को लिखने के जो चरण दे रखे हैं अपनी बुक के अंदर, 10th क्लास की बुक में, वो दे रखे हैं लगभग 10। कितने दे रखे हैं? 10 चरण दे रखे हैं। मैं उन चरणों को लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा 2 या 3 लाइनों के अंदर, ठीक है। और आपको वो 10 के 10 चरण लिखने हैं नोट्स वाली बुक के अंदर, ठीक है ना। नोटबुक के अंदर आपको उसको लिखने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि क्रिया कारक कह दो या
अभिकारक कह दो, क्रियाकारक कह दो या अभिकारक कह दो। तीर का निशान, ठीक है ना, तीर के निशान के ऊपर हमेशा ताप को दर्शाया जाता है, दाब को दर्शाया जाता है और उत्प्रेरक को दर्शाया जाता है, ठीक है। और तीर के निशान के आगे यानी कि दाईं ओर क्या बनता है, क्रियाफल बनता है या हम कहें कि उत्पाद बनता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि तीर के निशान के बाईं ओर के पदार्थ, तीर के निशान के बाईं ओर के पदार्थ तो क्या कहलाएंगे, क्रियाकारक, जिसे हम क्या कह सकते हैं, अभिकारक, ठीक है। और तीर के निशान के दाएं तरफ जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्रियाफल या उत्पाद। और तीर के निशान के ऊपर और नीचे क्या लिखा जाता है, ताप, दाब और उत्प्रेरक, ठीक है। आई बात समझ में। फिर देखिए इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्रिया कर रहा है किसके साथ में, H2O यानी कि जल के साथ में, बन क्या रहा है अपना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये अपना यौगिक कंपाउंड बन रहा है। फिर देखिए कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है वो कौन सी अवस्था में, सॉलिड अवस्था यानी कि ठोस अवस्था में, और जल क्या है, लिक्विड अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है वो किसमें है, जलीय विलयन में। क्या है बन रहा है, ये जलीय विलयन बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब मैं देखिए एक और नियम बता देता हूं यहां पर कि यदि क्रियाकारक 2 या 2 से अधिक हो, सुनना ध्यान से, यदि क्रियाकारक या अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो तो मध्य में चिन्ह जो लगाया जाता है वो किसका लगाया जाता है, धनात्मक का चिन्ह लगाया जाता है। किसका चिन्ह लगाया जाता है, धनात्मक चिन्ह लगाया जाता है मध्य के अंदर, ठीक है। और वही बात क्या होगी, उत्पादों में भी लागू होगी। यदि क्रियाकारकों के आपस में संयोग करने से यह हम कहें कि रिएक्शन होती है उनमें, तो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कंपाउंड्स 2 या 2 से अधिक हो तो उनके मध्य भी किसका चिन्ह लगाया जाएगा, धनात्मक का चिन्ह लगाया जाएगा। और यदि अभिक्रिया के अंदर उष्मा उत्सर्जित हो रही होती है, ठीक है ना, उष्मा क्या हो रही होती है, उत्सर्जित हो रही होती है, ठीक है ना, तो क्या होगा, किसका चिन्ह लगाया जाएगा, प्लस, साथ में माइनस। उस उष्मा को हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो कि 25 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है, उष्माक्षेपी की परिभाषा क्या होगी कि वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, ठीक है ना। तो उसे तो हम क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। सॉरी यहाँ पे धनात्मक का चिन्ह आएगा, ठीक है, धनात्मक का चिन्ह होगा। और उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा, उष्मा का अवशोषण हो रहा होता है, ठीक है ना, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। तो माइनस, मान लो यहाँ पे 63 किलो कैलोरी KCl पर मोल, ठीक है। तो ऐसा दर्शाया जाता है। यह अभिक्रिया मैं आपको वापस आगे भी बताऊंगा क्योंकि यह अभिक्रिया आगे आएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कि किस प्रकार रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो मैंने जो बताया वो ध्यान रखना कि रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण जो है वो 10 है, 10 के 10 आपको उतारने हैं अपनी नोट्स बुक के अंदर, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कि कोई भी रासायनिक समीकरण हमें दिया हुआ हो और उसको किस प्रकार बैलेंस किया जाए, ठीक है ना, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया जाए और क्रियाकारकों और क्रियाफलों की संख्या क्या की जाए, बराबर की जाए, उनके द्रव्यमानों को बराबर किया जाए। तो वो किस प्रकार होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर कि अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है या रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए कि किस प्रकार समीकरण को संतुलित किया जाता है। इधर एक तरफ हमने समीकरण लिख रखे हैं, उन समीकरणों को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। ये समीकरण जितने भी लिख रखे हैं वो क्या है, असंतुलित समीकरण है। कौन से समीकरण है, असंतुलित समीकरण है, ठीक है। तो देखिए
पहला समीकरण है अपना कि N2 प्लस 3H2, ठीक है ना, 773 केल्विन, ठीक है ना। अब ये जो केल्विन है वो क्या, एक ताप की इकाई होती है। के किसको दर्शा रहा है, ताप की इकाई को दर्शा रहा है, ठीक है ना। केल्विन के ताप की इकाई होती है। फिर यहाँ पे लिखा है 200 एटीएम, एटीएम का मतलब होता है दाब, ठीक है ना, एटमोस्फियर की वायुमंडलीय दाब पर, 200 वायुमंडलीय दाब पर, एटमोस्फियर पर यह अभिक्रिया हो रही है। बन क्या रहा है, NH3, यानी कि अमोनिया बन रहा है। क्या बन रहा है, अमोनिया। तो अब ये एक तरफ तो देखो संतुलित होगा और एक तरफ असंतुलित होगा, तो उसे हमें क्या करना है, दोनों तरफ से संतुलित करना है। तो समीकरण ये वापस में यहां से यहां लिखता हूं। देखिए समीकरण क्या है, N2 प्लस 3H2 बन क्या रहा है अपना, NH3, ठीक है, यही समीकरण है। और 773 केल्विन ताप पर और 200 एटीएम दाब पर ये क्या हो रही है, अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो अब देखिए ये अलग कंपाउंड है, ठीक है, या हम कहेंगे ये अलग है, ये अलग है, ये भी क्या है, अलग है, ठीक है ना, तीनों ही क्या है, अलग अलग है। तो ये N क्या अपना नाइट्रोजन, इसकी संख्या कितनी है यहाँ पर, 2, कितनी है, 2। इधर देखिए कितने हाइड्रोजन है, H, 3 × 2, जोड़ना नहीं है, क्या करना है, गुणा करना है। इसके अंदर क्या करना है, गुणा करना है, ना तो घटाना है ना भाग देना है, ठीक है ना, केवल गुणा किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने अपने पास में, 3 × 2, तो कितने हो गए, 6, कितने हो गए जी, 6 हाइड्रोजन अपने पास में हो गए। बड़े लिख देता हूं मैं थोड़े, 3 × 2 बराबर कितने हुए, 6, ठीक है। तो अब इधर वाला देख लीजिए कि इधर नाइट्रोजन कितना है, 1, ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 3, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3। तो अब देखिए इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना है, 1 ही है, तो गड़बड़ है। तो इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो अब इधर हमें 2 करने के लिए क्या करना होगा, × 2 करना होगा, इंटू क्या करना होगा, 2। तो यहां पर है ये, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, 2, ठीक है ना। तो बना क्या अपना 2N हो गया, इधर भी क्या हो गया, 2N हो गया, ठीक है ना। नाइट्रोजन 2 इधर भी है और नाइट्रोजन 2 इधर भी है। फिर देखिए इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 थे पहले, ठीक है ना, लेकिन इस पूरे कंपाउंड को हमने क्या किया था, गुणा किया था। तो × 2 यहां पर भी होगा, 2 से गुणा हुआ था ये, ठीक है ना। तो कितने हो गए अब, 6, कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। और इधर भी कितने हाइड्रोजन, 6, समझ में आई बात। तो ये इस प्रकार ये समीकरण संतुलित होता है, और संतुलित होते ही हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2, क्या लगा देंगे, 2। तो अब ये जो समीकरण है अपना क्या है, संतुलित समीकरण है। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, इसको मिटा देता हूं। दूसरा है अपना Na2SO4, Na2SO4 धनात्मक का चिन्ह, साथ में क्या है, BaCl2, BaCl2 बन क्या रहा है, BaSO4, BaSO4 प्लस NaCl। अब देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर देखिए Na क्या है, सोडियम कितना है अपना, 2 है, सल्फर कितना है अपने पास में, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, कितने हैं साहब, 4, ठीक है। अब ये अलग कंपाउंड है, ठीक है। इसमें देखिए बेरियम कितना है, 1 है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या नहीं दी हुई हो तो वो हिडन संख्या 1 ही होती है, छुपी हुई संख्या कितनी होती है, वो 1 ही होती है, ध्यान रखना है हमेशा। बेरियम कितना है, 1, सल्फर कितना है यहाँ पर, 1, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 4, कितने हैं, 4। फिर देखिए इधर वाले पे आ जाओ, इधर देखिए बेरियम कितना है अपना, 1, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 4, ठीक है ना, कितना है, 4, और इधर सोडियम कितना है अपना, 1, क्लोरीन कितना है, 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्लोरीन लिखा ही नहीं, ठीक है ना, ऑक्सीजन गलत लिख दिया, यहाँ पे क्लोरीन है, Ba हो गया 1, और क्लोरीन कितना अपने पास में, 2, क्लोरीन कितना है, 2, ठीक है। और इधर हमने Ba1 लिख दिया, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, सोडियम 1, क्लोरीन 1, ठीक है। तो अब देखिए
कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, ठीक है ना, जहां पे गड़बड़ है उसी हमें कंपाउंड को क्या करना है, संतुलित करना है। तो इधर देखिए सोडियम कितने हैं, 2, ठीक है ना, इसमें सोडियम नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 1 ही है, ठीक है ना। तो हम सोडियम को क्या करेंगे, इन सोडियम को हम करेंगे, 1 था, 1 से हम क्या करेंगे, 2 से इसको हम गुणा कर देंगे, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 2, कितनी हो जाएगी, 2 संख्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए सल्फर कितना है, 1, ठीक है, इधर भी सल्फर कितना है, 1, संतुलित है। फिर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, कितने हैं, 4, और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ये भी संतुलित है। फिर देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर बेरियम कितना है, 1, और यहाँ पर भी बेरियम कितना है, 1, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, ठीक है ना, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1, ठीक है। लेकिन अब 1 नहीं रहेगा ये, ठीक है ना, अब 1 नहीं रहेगा, इधर तो 2 है, इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे, हमने इस कंपाउंड के साथ में 2 से गुणा किया था सोडियम को, तो हम यहाँ पे क्लोरीन को भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पहले 1 था, इंटू क्या किया, 2, तो कितने हो गए, 2। तो अब इस कंपाउंड में कितने लगा देंगे हम, 2, कितना लगा देंगे, 2, तो क्या बन गया, 2NaCl, और बाकी सभी क्या है, संतुलित है, यानी कि सब संतुलित था, ठीक है। केवल ये यहाँ पे मिस्टेक थी, हमने सुधार दी, तो बन गया अपना समीकरण। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, अब सिर्फ कहाँ पे लगाना है, यहीं पे किया हमने गुणा, ठीक है। तो इस वाले कंपाउंड पे हम कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे, कितना लगा देंगे, 2, और ये अपने समीकरण क्या हो गई, संतुलित। एक चीज ध्यान रखिए, जिस विधि से हम इसको संतुलित कर रहे हैं, ठीक है ना, वो विधि कौन सी है, हिट एंड ट्रायल विधि है। कौन सी विधि है, हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि है ये, हिट एंड ट्रायल विधि है, ठीक है। और इसको अनुमान विधि के नाम से भी जाना जाता है, अनुमान विधि, ठीक है ना। अब एक चीज और बता दूं, इस विधि का कोई भी परफेक्ट नियम नहीं है, इसके अंदर नियम हमको स्वयं को बनाने पड़ते हैं, लेकिन एक नियम जरूर है, ठीक है ना। वो नियम क्या है कि हम अपनी सुविधा के लिए क्या नहीं कर सकते, क्रिया कारकों और उत्पादों के सूत्र को बदल नहीं सकते, ठीक है ना। जो सूत्र है वही रहेंगे, हम अपनी सुविधा के लिए इनको बदल नहीं सकते, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा समीकरण हम लेते हैं, इसको मिटा देता हूं, याद रखना ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कौन सी विधि से किया जाता है, अनुमान विधि से, या हम कहें कि हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित किया जाता है। वैसे विधियां बहुत सी है, लेकिन अपने 10th बोर्ड के अंदर, कोर्स के अंदर के लिए एक ही विधि दे रखी है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा एग्जांपल है कि PbNO3 का ट्वाइस 2, PbNO3 का ट्वाइस, ठीक है, बन क्या रहा है, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। अब अलग अलग लिख लीजिए, पहले की तरह ही क्या बन रहा है, Pb कितना है अपना 1, ठीक है ना, संख्या लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 ही है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर देखिए, एन यहाँ पर तो 1 है संख्या, ठीक है ना, लेकिन ये कंपाउंड अलग है ना इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 1 × 2 करेंगे तो अभी कितने हैं, 2, कितने हैं अपने पास में यहाँ पर नाइट्रोजन है 2। फिर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, पहले हैं 3, ठीक है ना, × 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6, कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। अब देखिए इधर Pb कितना है, यहाँ पर संख्या दी हुई नहीं है, तो इसका मतलब कितना है, 1। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1, ठीक है ना। अब इधर देखिए NO2, ठीक है ना, NO2 में देखिएगा आप, नाइट्रोजन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 2। अब हमें संतुलित करना है इसको, ठीक है। तो कैसे होगा, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे Pb का मतलब क्या होता है, प्लम्बम, ठीक है ना, लेड, शीशा, ठीक है। तो Pb कितना है यहाँ पर 1, इधर भी कितना है भैया 1, ठीक है, संतुलित है। इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, ठीक है ना, और इधर नाइट्रोजन कितना है, 1 ही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे गड़बड़ है, तो हम इसको क्या करेंगे, संतुलित। तो इधर हम क्या करेंगे, n बराबर 1 था,
इंटू क्या कर देंगे 2। भाई इधर 2 है तो इधर भी 2 करना जरूरी है, ठीक है। तो 2 से गुणा किया, ठीक है ना, इस वाले कंपाउंड को, ठीक है ना। तो अब कितना बन जाएगा 2 लगा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना, 2n हो गया। फिर देखिए ओ कितने हैं यहाँ पर 6, यहाँ पे ओ कितने हैं 6 इस वाले कंपाउंड में। इधर देखिए कितना है 1, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना है 2, ठीक है ना। अब 2 नहीं रहेंगे ना ये, भाई ये पूरा कंपाउंड 2 से क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, केवल n नहीं हो रहा है कि n बराबर 1 इंटू 2 हो रहा है। अब इसके साथ में O भी तो है, ऑक्सीजन भी तो है। हम ऑक्सीजन पहले कितना था 2 था, अब इंटू हम 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कितने हो गए, ये एक तो ये है ही पहले से, प्लस क्या हो जाएंगे 4, ठीक है। कितने हो गए जी 5 हो गए, ठीक है। हाँ ये ठीक है, यहाँ पे नहीं है। फिर देखिए ये वाला कंपाउंड, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, ठीक है ना। तो 2 है अपने आप में क्या है संतुलित है। तो ये इस प्रकार क्या हुआ संतुलित हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है केवल 2 लगाना है, क्या लगाना है 2, ठीक है। और ये हमारा समीकरण क्या हो गया संतुलित, समीकरण क्या हो गया अपना संतुलित हो गया, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है अपना ये वाला कि Fe2O3, ठीक है ना, प्लस एल्यूमिनियम Al, ठीक है, बन क्या रहा है Fe प्लस Al2O3। वैसे इसको हम कहते हैं क्या है एल्यूमिना, क्या कहते हैं हम एल्यूमिना, ठीक है ना, Al2O3। अब देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड ये अलग है, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। तो फेरस को हम लिखेंगे कितना है फेरस 2, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ठीक है, कंपाउंड अलग हो गया। एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पर 1, ठीक है, ये कंप्लीट। फेरस यहाँ पर कितना है 1, ठीक है ना, और इधर एल्यूमिनियम कितने हैं 2, ठीक है ना, और ऑक्सीजन कितने हैं 3। अब देखिए शुरू से वापस स्टार्ट, फेरस कितने यहाँ पर 2 और यहाँ पर फेरस कितना है भैया 1 ही है, ठीक है ना। यहाँ पर तो फेरस कितने थे 2 और यहाँ पर इस कंपाउंड में फेरस कितना है 1, ठीक है ना। तो अब 2 करने के लिए हम क्या करेंगे 1 को 2 से गुणा कर देंगे, बराबर कितने हो जाएंगे 2। तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं 2, बन गया 2, ठीक है ना। इधर भी 2 हो गए और इधर भी 2 हो गए, ठीक है। फिर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ठीक है। इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 3, संतुलित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है 1 ही है, ठीक है, और इधर एल्यूमिनियम कितने हैं 2 है, ठीक है। इधर एल्यूमिनियम कितना है 1 और इधर कितना है 2, ठीक है। तो अब हम संतुलित करेंगे तो 1 इंटू 2 बराबर कितने हो जाएंगे 2। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, ठीक है। तो यह अब समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। तो यहाँ पे भी हमने 2 लगाया है और यहाँ पर भी हमने क्या लगाया है 2 लगाया। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2Fe और 2Al, ठीक है। तो ये समीकरण भी क्या होता है संतुलित होता है। फिर अपना लास्ट समीकरण 5वां समीकरण जो है देखिए, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, और नोट्स आपको साथ साथ में उतारने भी है और समझना भी इनको है, ठीक है। तो देखिए 5वां जो हमारा समीकरण है वो क्या है, वो 5वां समीकरण अपना कि KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट, क्या है पोटेशियम क्लोरेट। अब देखिए बनेगा क्या 2KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड प्लस, ठीक है, बन क्या रहा है और 3O2, ठीक है। अलग अलग कंपाउंड में करो इसे जल्दी से। ये पोटेशियम कितना अपने पास में इसमें 1, हिडन संख्या है, इसका मतलब क्या है 1 है। क्लोरीन कितने अपने पास में 1, ऑक्सीजन कितने अपने पास में 3, कितने हैं 3। ये कंपाउंड कंप्लीट। अब इधर वाले पे आ जाओ पोटेशियम कितने हैं यहाँ पर अपने पास में 2, पोटेशियम कितने हैं 2, क्लोरीन कितना है 1, तो 1। अब इधर आ जाओ ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, वैसे 2 दिख रहे हैं ना, लेकिन ये 3 से क्या हो रहे हैं गुणा 3O2। हमें मैंने पहले कहा था केवल गुणा करना है, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा ऑक्सीजन 3 इंटू 2 बराबर कितने हो रहे हैं 6, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम कितना है 1 और यहाँ पर कितने हैं 2, ठीक है, और कहीं भी पोटेशियम है ही नहीं, ठीक है, तो यहीं पे है, तो इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम को 1 × 2 यानी कि 2 से गुणा करना पड़ेगा और कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। अब ये 2 हो जाएगा, मान लो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 से गुणा कर दिया, तो ये तो 2 हो गया। अब देखिए पहले क्लोरीन कितना था 1, लेकिन अब कितना हो जाएगा 2, क्योंकि भाई ये भी तो कंपाउंड के साथ में ही है, ठीक है ना, तो क्लोरीन भी कितने हो गए 2। ऑक्सीजन देखो पहले कितने थे 3, 2 से ये भी गुणा हो गया, ठीक है, तो कितने हो गए 6, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए पोटेशियम यहाँ पे कितने हो गए अपने पास में 2, ठीक है, तो हमने 1 × 2 किया था बराबर 2 हुआ, पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, ठीक है। अब इधर देखिए इधर क्लोरीन कितने थे 2 थे, पहले कितने थे 2, ठीक है, 2 KCl था, ठीक है ना, तो 2 क्लोरीन थे, इधर भी क्लोरीन देखो कितने हैं 2, ठीक है, इधर ऑक्सीजन देखो कितने थे 6, इधर भी ऑक्सीजन देख लो कितने हैं 6, तो ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या लगाना है 2 लगाना है, इस कंपाउंड को 2 से गुणा किया और पूरा का पूरा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आज के लिए वीडियो की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ठीक है, और नोट्स उतारिए और अपना काम करते रहिए। धन्यवाद।